बीएससी पार्ट सेकंड की इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में आज हम बात करते हैं दूसरी जाल प्रमेय, यानी कि पहली जाल प्रमेय हमने ऑलरेडी पढ़ ली है अध्यारोपण प्रमेय को। आज हम बात कर रहे हैं थेवेनिन प्रमेय। थेवेनिन प्रमेय देखिए क्या कहती है कि थेवेनिन प्रमेय ये कहती है कि ये कोई नेटवर्क है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार इस नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें केवल एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है जिसको E इक्विवेलेंट के नाम से लिखा गया है और उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा है Z इक्विवेलेंट। EQ का मतलब है इक्विवेलेंट, Z इक्विवेलेंट, और ये ZL जो है वो है लोड इंपीडेंस यानी कि लोड प्रतिबाधा। तो थेवेनिन प्रमेय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि किसी ऊर्जा स्रोत तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी नेटवर्क है रैखिक प्रतिबाधाओं का या कोई भी रैखिक नेटवर्क है तो उसको एक तुल्य परिपथ में प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें केवल एक विद्युत वाहक बल का स्रोत हो जिसको E इक्विवेलेंट लिखा गया है तथा श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट होती है। अब विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर, यानी कि A और B टर्मिनल है यहाँ पर, इनको खुला रखकर उनके मध्यवर्तता के तुल्य होता है। यानी कि अगर हम A और B जो दो टर्मिनल हैं यदि हम उनको खुला छोड़ देते हैं तो इनके मध्य टोटल जो वोल्टेज मेजर होगा वह E इक्विवेलेंट के तुल्य होगा तथा प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि ऊर्जा स्रोत को हटाकर उसे उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो यह आपके सामने थेवेनिन प्रमेय का स्टेटमेंट है। आप लिख सकते हो, एक बार पढ़ भी सकते हो, एक बार पढ़ लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि ऊर्जा स्रोत तथा प्रतिबाधाओं का कोई भी एक नेटवर्क है उसको एक तुल्य परिपथ में प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत है जिसको E इक्विवेलेंट नाम दिया गया है और श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा है Z इक्विवेलेंट। अब इनका मान कैसे ज्ञात करना है वो देख लीजिए। विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट इन टर्मिनलों को खुला छोड़ देने पर यानी कि ओपन सर्किट करने के बाद में जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मेजर की गई वोल्टता के तुल्य होता है तथा प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट क्या होती है, टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा, जबकि ऊर्जा स्रोत को हटाकर उसे उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अब इस पर किसी को हम समझने के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ये जो नेटवर्क था इसको टी नेटवर्क के फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए E इक्विवेलेंट हो गया और यहाँ पर ये इसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्या होगी, ZS क्या है, सोर्स की इंटरनल इंपीडेंस आंतरिक प्रतिबाधा है। अब देखिए यहाँ पर या इस प्रकार से मैं ZL को इसी प्रकार से ड्रॉ कर देता हूं वापस। यहां पर अपना पॉइंट था A, यहां पर पॉइंट था B। ये ZS इंटरनल इंपीडेंस यानी कि स्रोत E की आंतरिक प्रतिबाधा, इसको E नाम से डिनोट कर देता हूं। ये Z1, ये Z2 और ये Z3 और ये था आपका ZL। तो अब देखिए कि जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था उसको हमने उसके टी नेटवर्क के तुल्य रूप में इस प्रकार से बना सकते हैं जहां पर Z1, Z2, Z3 क्या है, अपने टी नेटवर्क की तरह है। अब ZS है, यहां से हम ये कह रहे हैं कि धारा IS प्रवाहित होती है। ZS जो इंटरनल इंपीडेंस है, जो एलिमेंट है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा को मैं IS से लिख रहा हूं। यहाँ पर ये ZL क्या है, लोड इंपीडेंस, लोड प्रतिबाधा है। इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो गई, IL हो गई, यानी कि लोड करंट हो गई, ये सोर्स करंट, ये लोड करंट हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धारा का विभाजन होगा क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट है, तो इस तरफ आने वाली धारा को मैं लिख देता हूं IS माइनस IL। तो अब देखिए आपके सामने एक पूरा नेटवर्क बन गया है
कि E एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है जिसका इंटरनल यानी कि आंतरिक प्रतिबाधा क्या है, ZS, और ये Z1, Z2, Z3 का एक टी नेटवर्क है जिसके साथ ZL एक लोड इंपीडेंस यानी कि लोड प्रतिबाधा जुड़ी हुई है। अब सर्वप्रथम हम इस IS यानी कि IS जो सोर्स की करंट है उसका मान ज्ञात करना चाहते हैं। सोर्स करंट यानी कि स्रोत की सोर्स करंट, तो IS का मान ज्ञात करने के लिए देखिए IS यहाँ Z1 पर आई, Z1 पर आने के बाद में यहाँ पर करंट इधर भी आ गई और इधर हो गई। अब Z2 और ZL ये दोनों श्रेणी क्रम में और Z3 के साथ समांतर क्रम में, यानी कि Z2 प्लस ZL और ये Z3 के साथ समांतर क्रम में, यानी कि हम इस कॉम्बिनेशन का प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/Z3 प्लस 1/Z2 प्लस ZL, तो ये तुल्य यानी कि 1/Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम Z इक्वल टू ज्ञात करना चाहिए तो ज्ञात कर सकते हैं Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL। तो इस प्रकार से ये जो इतनी ब्रांच बची इसका तुल्य परिपथ यानी कि Z2 ZL श्रेणी क्रम में Z3 के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए माने जाएंगे। अब IS जो धारा है उसका मान ज्ञात करने के लिए E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस ये वैल्यू ऐसी की ऐसी, यानी कि Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, यानी कि इसको समीकरण नंबर में क्या लिख देता हूं, 1 नंबर दे रहा हूं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सोर्स करंट जो थी IS वो E अपॉन ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखिए कि यहाँ पर इस ब्रांच पर धारा इधर और इधर डिवाइड होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि समांतर ब्रांच है, क्योंकि Z2 और ZL दोनों आपस में मिलकर Z3 के साथ एक समांतर कॉम्बिनेशन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समांतर जो ब्रांच बनी उनमें धारा का विभाजन किस प्रकार से होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समांतर जो परिपथ बना, समांतर परिपथ में धारा विभाजन, इसको एक बार मैं इधर वाले को बना देता हूं। समांतर परिपथ में धारा का विभाजन यानी कि Z3 में धारा आ गई IS माइनस IL और इधर धारा चली गई IL। तो देखिए यहाँ पर धारा IL जा रही है तो IL अपॉन IS माइनस IL इक्वल टू, यानी कि समांतर परिपथ में जो धारा का विभाजन हमेशा प्रतिबाधा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम ये जानते हैं कि किसी भी परिपथ में जो धारा है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो IL इधर आ गई तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो क्या है इधर Z2 और ZL, तो अपॉन Z2 प्लस ZL। अब इस ब्रांच में धारा आ रही है IS माइनस IL, तो IS माइनस IL धारा आ रही है तो ये Z3 के व्युत्क्रमानुपाती होगी, इसलिए Z3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर देखिए समांतर परिपथ में धारा का विभाजन का नियम हमने लगाया, तो इस ब्रांच में जाने वाली धारा इसके प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो IL धारा Z2 ZL के व्युत्क्रमानुपाती हुई, IS माइनस IL धारा Z3 के व्युत्क्रमानुपाती हुई। यहाँ से हम IL का मान ज्ञात कर सकते हैं। IL का मान ज्ञात करना चाहिए तो इसको एक बार अपोजिट कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, तो IL जो है वो आ जाएगा आपके पास IS इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस ZL प्लस Z3, यह मान प्राप्त होगा। Z2 प्लस ZL प्लस Z3 IL का मान यह प्राप्त होगा, जिसको हम समीकरण नंबर क्या दे देते हैं
2 नंबर समीकरण दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आई एस का मान रखना है। समीकरण 1 में हम ऑलरेडी आई एस का मान प्राप्त कर चुके हैं, वह आई एस का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो अब देखिए आई एल इक्वल टू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू E अपॉन ZS प्लस Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 प्लस ZL प्लस Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन में पूरे में क्या रहेगा Z3 प्लस Z2 प्लस ZL आ जाएगा। तो ये मान प्राप्त हुआ अपने पास। अब देखिए यहाँ Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL ये इससे कैंसिल हो गया, तो आई एल का मान आ गया E इंटू Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL प्लस Z3 Z2 प्लस ZL ये मान प्राप्त होता है इस समीकरण में। इसको कैंसिल करने के बाद में ये मान प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर Z2 प्लस Z3 प्लस ZL मैं इसको कॉमन लेना चाहता हूँ, तो आई एल इक्वल टू क्या जाएगा E इंटू Z3 अपॉन में Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। तो यहाँ क्या रहेगा ZS प्लस Z1 प्लस ये ऐसा कैसा आ गया ZS प्लस Z1 ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि इसके साथ तो ये मल्टीप्लाई में था। एक मिनट यहाँ पर ZS प्लस Z1, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर केवल Z2 प्लस ZL को ही कॉमन लेना है। तो यहाँ पर E इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस ZL को यदि कॉमन ले, यानी कि यहाँ पर Z2 और ZL था, यहाँ पर प्लस में इसको हमने कॉमन ले लिया है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था। तो यहाँ क्या रहेगा ZS प्लस Z1 प्लस Z3, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, और ZS प्लस Z1 प्लस Z3। तो यह है आपके साथ पास, इसको सोल्व करेंगे तो वापस वही चीज अपने को यहाँ पर मिल जाती है। और ये ऐसा कैसा Z3 Z2 प्लस ZL। अब यहां से ZS प्लस Z1 प्लस Z3 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आई एल इक्वल टू E इंटू Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा ZS प्लस Z1 प्लस Z3 कॉमन ले लिया, तो Z2 प्लस ZL ऐसा कैसा प्लस Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ये अपने पास लास्ट में इक्वेशन मिलती है अपने को ये वाली। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को मतलब कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो प्राप्त हुई थी स्टार्टिंग वाली आई एल की, उसको अरेंज करने का तरीका चल रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आई एल इक्वल टू E इंटू Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 अपॉन Z2 या ZL प्लस Z2 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3।
यानी कि अपने पास हम ये कह सकते हैं ZL के साथ श्रेणी क्रम में ये प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट के नाम से जानी जाएगी। तो अब यहाँ पर ये जो है इस पूरे को इक्विवेलेंट नाम दे देंगे हम। तो IL इक्वल क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन ZL प्लस Z इक्विवेलेंट। ये मान प्राप्त होगा जहां पर E इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, वेयर E इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा अपने पास ये वाला E इंटू Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 और Z इक्विवेलेंट जो मान आया ये वाला ये आ जाएगा यहाँ पर Z2 प्लस Z3 Z2 प्लस ZS अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। यानी कि ये दो मान अपने को निकालने पड़ेंगे, E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के मान जो है हमारे को निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो समीकरण नंबर 3 जो प्राप्त होती है यह थेवेनिन प्रमेय के अनुसार, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था उसको सिंपल नेटवर्क में, यानी कि श्रेणी क्रम एक केवल एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है E इक्विवेलेंट लोड इंपीडेंस ZL के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा है Z इक्विवेलेंट। और इस पूरे सर्किट को जिस प्रकार से हमने ऑलरेडी जो सर्किट ड्रॉ किया था उसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट ये आपका Z इक्विवेलेंट हो गया और ये ZL हो गया। यहाँ पर था पॉइंट आपका A और ये था पॉइंट B। तो यहाँ पर ये दो मान जो है इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं, दोनों का मान हम याद करने के लिए वापस पुराने जो नेटवर्क हमने जो बनाया था उसके बारे में पुनः अपन बात करते हैं कि मैंने कहा था कि A और B जो दो टर्मिनल है इनको खुला रख देंगे। तो देखिए ये आपका E था, यहाँ पर इसका सोर्स का इंपीडेंस Z' था, ये Z1 ये Z2 और ये A। Z1 Z2 और ये क्या था Z3। ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B। यहाँ पर जो था उसको हमने हटा दिया है और यही कहा था कि हम जो पॉइंट्स हैं A और B, यानी कि जो टर्मिनल थे A और B उनको खुला रखते तो इनके मध्य मोड़ता के तुल्य तो क्या होगा E इक्विवेलेंट। और प्रतिबाधा जो है Z2, यानी कि अब इधर से हम बात करें तो Z2 के साथ में Z1 और ये ZS, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम A और B को ओपन रखकर तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिबाधा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इस नेटवर्क के बारे में हम बात करें तो देखिए Z2 आ गया आपके पास, फिर क्या है Z3 और ZS एक मिनट। Z इक्विवेलेंट जो मान था Z इक्विवेलेंट में Z2 Z3 इंटू Z1 प्लस ZS था, सॉरी ये गलत लिखा गया है, Z1 प्लस ZS था। यानी कि हम A के बारे में बात करें तो Z2 हो गया श्रेणी क्रम में, इसके बाद में यहाँ देखिए संधि हो गई Z1 और ZS दोनों श्रेणी क्रम में, Z3 के साथ समांतर क्रम में। तो जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैल्यू निकाली थी हम उसी प्रकार से ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि Z2 के साथ आगे जो कॉम्बिनेशन है उसमें Z1 और ये ZS था, ये तो हो गया श्रेणी क्रम में, Z3 के साथ समांतर क्रम में हो गया। इस प्रकार से हम E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके थेवेनिन प्रमेय की यहाँ पर सिद्धता होती है, जो थेवेनिन प्रमेय का जो स्टेटमेंट था उसकी सिद्धता होती है।